अहमद साहिब की यादगार सरगुज़श्त। लंका, श्रीलंका। किस्त नंबर 8। केबिन के बाहर कुर्सियां खाली पड़ी थीं। समंदर की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। मैं कॉफ़ी का मग लेकर एक कुर्सी पर बैठकर समंदर की तरफ देखने लगा, जो नारियल के दरख्तों के बीच में से साफ नजर आ रहा था। मैंने एक औरत को देखा जो समंदर की तरफ से कॉफ़ी केबिन की तरफ आ रही थी। इसने ज़ोफ़रानी रंग की साड़ी पहन रखी थी और इसके लंबे स्याह बाल समंदरी हवा में उड़ रहे थे। वो नारियल के दरख्तों से निकलकर करीब आई तो मैं अपनी जगह दम बखुद सा होकर रह गया। ये वही टेम्पल रोड वाली पुलिसरा औरत थी। ज़ोफ़रानी साड़ी में मलबूस ये वही लड़की थी। मैंने इसे पहचान लिया था। आसमान पर स्याह बादल घिर घिर कर आ रहे थे। समंदर की तरफ से जो मरतूब हवा आ रही थी, इसमें इस जामुनी रंग की पुलिसरा लड़की के खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर नारियल के एक दरख्त की ओट में आकर रुक गई। मेरी निगाहें इस पर जमी हुई थीं। अब वो भी मेरे तरफ देखकर मायनेखेज़ अंदाज में मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही मुस्कुराते इसने चंद रोज पहले मुझे टेम्पल रोड चौक से गुजरते देखा था। तब इसने मेरी तरफ देखकर हाथ भी हिलाया था। मेरे हाथ में कॉफ़ी का कप था और मैं जैसे बुत बना इस पुरस्कार अंगेज लड़की को देख रहा था। बादलों में हल्की हल्की गर्ज की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही टिपाटिप बूंदें गिरने लगी। अगरचे हमारे ऊपर नारियल के दरख्तों की शाखें फैली हुई थी, लेकिन नारियल के दरख्त इतने गुंजान नहीं होते। पुरस्कार लड़की ने चेहरा ऊपर उठाकर बादलों को देखा, फिर अपने उड़ते लंबे बालों का जूड़ा बनाकर पीछे बांधा और दरख्तों में एक तरफ चलने लगी। मैं जल्दी से कुर्सी पर से उठा, ओपन एयर कॉफ़ी हाउस वाले लड़के को कॉफ़ी के पैसे दिए और इस पुरस्कार लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। बूंदाबांदी इस तरह हो रही थी। सैलून में बारिशें बड़ी शदीद होती हैं और काली घटाएं जैसे उमड़ उमड़ कर आती हैं तो फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी से बारिश का आगाज हुआ था। लड़की नारियल के दरख्तों में साहिल समंदर के मुतवाज़ी चल रही थी। वहां से रास्ता ऊपर गाल रोड की तरफ जाता था, लेकिन वो सड़क की तरफ नहीं जा रही थी। इसकी ज़ोफ़रानी साड़ी का पल्लू समंदरी हवा में बार बार फड़फड़ा रहा था। शायद इसे मालूम था कि मैं इसके पीछे पीछे आ रहा हूँ। इसने एक दो जगह रुककर पीछे गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। इसके होंठों पर वही सहरंगेज मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानती हो कि मैं इसके ताक़ुब में ज़रूर आऊँगा। मैं सिर्फ ये मुअम्मा हल करना चाहता था कि ये लड़की कौन है। मैं खुद भी इसरार पसंद हूँ और पुरस्कार चीज़ें मुझे बहुत मुतासिर करती हैं। लड़की ने मेरे आगे आगे मुझसे को 20 कदम के फासले पर चल रही थी। वो जिस तरफ जा रही थी उधर कोई 1.5 फरलांग के फासले पर साहिली चट्टानों में एक पुराने लाइट हाउस का मीनार था। ये मीनार अब वीरान हो चुका था और इसकी बजाय वहां से 1 मील के फासले पर समंदर के अंदर बड़ी हुई तकून की पहाड़ी पर एक नया जदीद बरकी आलात से मुज़य्यन लाइट हाउस बनाया गया था। पुराने लाइट हाउस में अब कुछ भी नहीं था। इसकी खिड़कियों के शीशे भी नहीं थे और जीने का दरवाज़ा भी समंदरी हवाओं ने तोड़ डाला था। इसकी पहली मंजिल की गोल आधी दीवार साहिली झाड़ियों में छुप गई थी। समंदर की सैर करते हुए कई बार मैं इस वीरान लाइट हाउस के करीब से गुजरा था। लोगों ने तवहम परस्ती की वजह से बात मशहूर कर दी थी कि इस लाइट हाउस में लंका के कदीम राजा रावण की बेटी की बदरू रहती है। चुनाचे नारियल उठाने वाले मजदूर और रस्सियां बटने वाली सिनहाली मजदूर औरतें दिन के वक्त भी इस लाइट हाउस की तरफ नहीं आती थी। मैं अपनी पुरस्कार पसंदी की वजह से इस असेबी लाइट हाउस से करीब से होकर गुजरता था, दिल में ये ख्याल लिए हुए कि लंका के राजा रावण से तो मुलाकात नहीं हो सकी, शायद इसकी बेटी राजकुमारी से ही इस बहाने मुलाकात हो जाए। जहाँ तक बदरूहों और चुड़ैलों का ताल्लुक है, मेरा ईमान है कि अगर इंसान को खुदा पर भरोसा हो और इसके दिल में सिर्फ खुदा का खौफ हो तो दुनिया की कोई चुड़ैल या बदरू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तमाम चीज़ें खुद इंसान से डरती हैं। हाँ, अगर इंसान इनसे डरने लगे तो फिर वो इसे खूब डराती हैं। ये भी हो सकता है कि इंसान का वहम भी किसी बदरू या चुड़ैल की शक्ल में मुजस्सिम होकर सामने आ जाता हो, क्योंकि हमारे बाज़ ख्याल चुड़ैलों और बदरूहों की तरह ही होते हैं। अगर हम इन ख्यालों को मुजस्सम कर दें तो यकीनी बात है कि वो चुड़ैल या किसी बदरू की शक्ल इख्तियार कर लें। बहरहाल मैं अपने ख्यालात में गुम पुरस्कार ज़ोफ़रानी साड़ी वाली सिनहरी लड़की के पीछे पीछे चला जा रहा था। मुझे 99% यकीन था कि ये पुरस्कार लड़की सिनहाली नहीं बल्कि तामिल है, लेकिन वो सिनहाली भी हो सकती थी। वो नारियल के दरख्तों के नीचे चलते हुए बाईं जानिब समंदरी चट्टानों के करीब से होती जा रही थी। पुराना आसेबी लाइट हाउस अब स्याह बालों के पसे मंजर में सामने नजर आने लगा था। समंदरी लहरें तेज हवा में दूर दूर से आकर लाइट हाउस के सामने वाली चट्टानों से टकराकर शोर पैदा कर रही थी। मैं एक दरख्त के पास रुक गया। बूंदाबांदी इसी तरह हो रही थी। लड़की भी एक लम्हे के लिए रुक गई। इसने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ अपने मखसूस अंदाज में देखा, हाथों से बना अपना जूड़ा खोल दिया और वीरान लाइट हाउस की तरफ बढ़ी।
साफ जाहिर था कि वो मुझे लाइट हाउस की तरफ आने की दावत दे रही है, लेकिन मैं अपनी जगह रुक गया था। जाने क्यों मैं कदम आगे नहीं उठा रहा था। वीरान लाइट हाउस का टूटा हुआ दरवाज़ा मुझे साफ नजर आ रहा था। लड़की चट्टानों के दरमियान से गुजरती लाइट हाउस की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। लाइट हाउस के टूटे हुए दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गई। इसने एक निगाह मुझ पर डाली और लाइट हाउस की वीरान इमारत में दाखिल हो गई। मैं कुछ देर बिल्कुल साकित अपनी जगह खड़ा रहा। बादल जोर से गरजे और एकदम से बाकायदा बारिश शुरू हो गई। इस वक्त तेज बारिश से छुपने के लिए सिर्फ वीरान लाइट हाउस ही मुझे मुनासिब जगह मालूम हुई। वैसे भी मैं खोज लगाना चाहता था कि वो परिस्रा लड़की अंदर क्या करने गई है और मुझे क्यों अपने पीछे आने का इशारा कर रही थी। मैं तेज से चलता लाइट हाउस के शिकस्ता दरवाजे में पहुंचा और अंदर दाखिल हो गया। लाइट हाउस एक मीनार की तरह होते हैं। आमतौर पर इनकी पहली मंजिल में एक छोटा सा गोल कमरा होता है जिससे स्टोर का काम लिया जाता है। फिर जिन्हें चक्कर खाता वो ऊपरी मंजिल में जाता है जहाँ रोशनी के लिए बड़े बड़े बरकी लैंप लगे होते हैं। इस लाइट हाउस का जीना पत्थर का था और वहाँ जो स्टोर था इसका दरवाजा भी गायब था। अगरचे दिन का वक्त, लेकिन काली घटाओं की वजह से रोशनी काफी मांद पड़ गई थी। मैंने स्टोर में झांक कर देखा, वहां सिवाय पत्थरों के ढेर के कुछ नहीं था। जाहिर है लड़की ऊपर गई थी। बाहर समुद्री लहरों के शोर में अब तेज बारिश का शोर शामिल हो गया था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और पथरीला जीना चढ़ने लगा। ये जीना पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल के गिर्द अंदर ही अंदर चक्कर खाता हुआ ऊपर वाली आखिरी मंजिल की तरफ चला गया था। जीने में अंधेरा था और फजा मरतूब थी। हर मंजिल में दीवार में पत्थर हटाकर छोटा सा शगाफ रखा गया था जिससे दिन की फीकी रोशनी अंदर आती थी। यहाँ से गुजरने के बाद फिर घुप अंधेरा हो जाता। मैं दिल में कलिमा शरीफ का विर्द कर रहा था कि अगर यह वाकई कोई बुदरू है तो इसका मुझ पर असर ना हो। लाइट हाउस की चौथी मंजिल पर आ गया। मेरा ख्याल था कि पुरस्कार जामनी रंगत वाली लड़की यकीनी तौर पर चौथी मंजिल में ही होगी, लेकिन ये देखकर मैं कुछ दहशत ज़दा होकर रह गया कि वो लड़की चौथी मंजिल पर भी नहीं थी। इस मंजिल के गोल शिकस्ता कमरे में सिवाय पत्थर के गोल चबूतरे के और कुछ नहीं था। फर्श भी उखड़ा हुआ था। गोल दीवारों की खिड़कियों के शीशे लोग उतार कर ले गए थे। समंदर की तेज हवा के साथ बारिश के छींटे अंदर आ रहे थे। मैंने चबूतरे के पास रुककर चारों तरफ देखा। मेरी बाईं जानिब नीचे नारियल के दरख्त हवाओं और तेज बारिश में झूम रहे थे। सामने दोनों तरफ दूर तक गहरा सब्ज समंदर फैला हुआ था जिसकी मौजें दूर दूर से आकर चट्टानों से टकरा रही थी। बारिश अंदर तक आ रही थी। पुरस्कार लड़की मेरी आंखों के सामने लाइट हाउस की इमारत में दाखिल हुई थी। फिर वो कहाँ गुम हो गई। नीचे स्टोर भी खाली था। मैंने इसे अच्छी तरह देखा था। ऊपर वाला कमरा भी खाली था। तो क्या इसने ऊपर से नीचे छलांग लगा दी थी? ऐसा नहीं हो सकता था। इसके बावजूद मैंने टूटी हुई खिड़की में से नीचे झांक कर देखा। तेज बारिश में नीचे चट्टानें भीग रही थी। वहां कोई लाश नहीं थी। मैं जल्दी से पीछे हट गया। इतनी सी देर में बारिश ने मुझे भिगो डाला। मामला पुरस्कार से पुरस्कार होता जा रहा था। सच्ची बात है, मुझे अपने दिल में कुछ दहशत भी महसूस हुई। शायद ही इंसानी फितरत का तकाजा था, लेकिन इसके साथ ही इस सारियत का खोज लगाने और तोहमात की धुंध के पार उतर कर देखने का जज्बा भी मेरे दिल में मौजूद था। मैं इस पुरस्कार लड़की के मामले को हल करना चाहता था, या अगर मादी वजूद और मादी हकायक से आगे की कोई पुरस्कार दुनिया मौजूद थी तो मैं इसे देखना चाहता था। इतना मुझे यकीन था कि और अब भी है कि जब तक इंसान के दिल में खुदा का खौफ मौजूद हो इसे दुनिया की कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं नीचे आ गया। एक बार फिर स्टोर में झांक कर देखा। वहां सिवाय जंगालूद पत्थरों के ढेर के और कुछ नहीं था। बारिश एकदम रुक गई थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और असेबी लाइट हाउस की वीरान इमारत से निकलकर दरख्तों में साहिल समंदर वाले पुरस्कून रोमांटिक कॉफी हाउस की तरफ चलने लगा। इस वक्त मुझे कॉफी की शदीद जरूरत महसूस हो रही थी। जो ही मैं कॉफी उसके कैबिन के करीब आया मेरा दिल धक से रह गया। ज़ोफ़रानी साड़ी वाली जामनी लड़की कैबिन के अंदर नारियल के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठी कॉफी पी रही थी। समंदर की तरफ से आने वाली हवा में इसके स्याह खुले बाल आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। इसने भी मुझे देख लिया था। कॉफी बड़े शाइस्ता अंदाज में इसने मेज पर रख दी और मेरी तरफ गर्दन को जरा सा टेढ़ा करके देखा। मैं ये मौका हाथ से खोना नहीं चाहता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके करीब आकर रुक गया और अंग्रेजी में बोला, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? अंग्रेजी मैंने इसलिए पूछा था कि जनूबी हिंद और लंका में जिसको इनकी जुबान ना आती हो वो अंग्रेजी ही में बात करता है या फिर टूटी फूटी उर्दू में। पुरस्कार लड़की ने मुझे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं अंग्रेजी में इसका शुक्रिया अदा करता हुआ इसके पास बैठ गया। एक गहरी खामोशी छा गई। इस खामोशी को सिर्फ समुद्री लहरों की हल्की हल्की आवाज़ परेशान कर रही थी। मैंने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया। पुरस्कार लड़की ने उर्दू में कहा, तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊं? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसकी उर्दू बड़ी साफ थी, लहजा भी ठीक था। मैंने पूछा, क्या तुम उर्दू जानती हो?
اس نے خالی پیالی میں کافی انڈیلتے ہوئے کہا، میں ساری زبانیں بول لیتی ہوں۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے وہ خواب میں باتیں کر رہی ہو۔ اگر یہ ساری زبانیں جانتی ہے تو ضرور یہ کوئی بدروح ہے، میں نے دل میں سوچا۔ سمندر کی ہوا اس کی زعفرانی ساڑی اور سیاہ بالوں کو چھو کر میری طرف آ رہی تھی، اور اس میں ایک ایسی خوشبو تھی جس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے کافی کا پیالہ لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس طرح لڑکی کے چہرے کا رنگ جامنی تھا اور ہونٹ گہرے براؤن کلر کے تھے۔ اس کی کیسری رنگ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی۔ یہ آنکھیں اس دنیا کی لڑکی کی آنکھوں کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس راز پر سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ میں نے کافی کا ہلکا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، تم نے یہ کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ وہ ناریل کے درختوں سے نظر آنے والے گہرے سبز سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے خوابالود آواز میں بولی، یہ خوشبو اس دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ میں نے پھر کوئی سوال نہ کیا۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، میں نے تمہیں لائٹ ہاؤس میں جاتے دیکھا تھا۔ میں وہاں گیا، تم وہاں نہیں تھی، تو وہاں سے یہاں کیسے آ گئی؟ پرسرار لڑکی نے گردن ترچھی کر کے مجھے مقناطیسی آنکھوں سے گھور کر دیکھا اور بولی، میں یہاں بھی نہیں ہوں۔ میرے جسم میں ایک سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ ضرور یہ لڑکی کوئی شرشرار یعنی بھوت پریت ہے۔ پھر خیال آیا ہو سکتا ہے یہ ڈرامہ کر رہی ہو سکتا ہے لائٹ ہاؤس کی سیڑھیوں میں کوئی خفیہ راستہ ہو جہاں سے نکل کر مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئی ہو۔ بعض انسان اپنے آپ کو پرسرار بنانے کے شوق میں خوابوں کی دنیا میں رہنے لگتے ہیں اور اپنے ارد گرد ماورائیت کا خود ساختہ حلقہ سا بنا لیتے ہیں۔ یقیناً یہ لڑکی بھی ایسی ہی ہے۔ میں نے اس کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تمہارے ٹیمپل روڈ والے مکان میں دیکھا تھا، پھر تم وہاں سے بھی چلی گئی۔ لڑکی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اسے ذرا سا دبا کر بولی، وہ میرا مکان نہیں ہے۔ میں نے اس کے بظاہر چکا دینے والے جواب پر بھی کوئی دھیان نہ دیا اور کہا، تم نے مجھے ٹیمپل روڈ والے چوکوں کی طرف بلایا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور تھکی تھکی آواز میں کہنے لگی، میں نے تمہیں ہر جنم میں اپنی طرف بلایا ہے۔ میں دل میں ہنس دیا۔ اب یہ ہندو یا بدھ مت عقیدے کے مطابق اپنے پچھلے جنم کی باتیں کرنا چاہتی ہے۔ میں خاموشی سے کافی پینے لگا۔ ناریل کے درختوں پر سے بارش کا پانی ٹپ ٹپ ساتھ والی میز پر گر رہا تھا۔ میں نے کافی کی پیالی میز پر رکھ دی اور پرسرار لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے ابھی تک تمہارا نام معلوم نہیں ہے، لیکن تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں یہ واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تمہارے جنم سے کوئی سروکار نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آوا گون کو نہیں مانتا۔ دوسری بات یہ کہ تم جو کھیل رچا رہی ہو اسے اب ختم کر دو، کیونکہ اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ میں ریڈیو سیلون پر ہوتا ہوں، ایک نارمل لڑکی کی طرح۔ کسی روز دن کے وقت ریڈیو سیلون کے آفس میں آؤ، میں تو اپنے دوستوں سے ملاؤں گا، تمہیں سنہالے اور تامل گانے بھی سنواؤں گا اور آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ اگر اس پرسرار لڑکی کے نامنہاد ڈرامے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا تو میری اس وضاحت کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جب تک میں بولتا رہا، وہ ٹکٹکی باندھے ایسے میری طرف دیکھتی رہی جیسے میرے پیچھے کسی دوسرے شخص کو دیکھ رہی ہو۔ مرطوب سمندری فضا میں تمباکو، کافی اور ناریل کی ہلکی ہلکی مرطوب مہک رچی ہوئی تھی۔ پرسرار لڑکی کی کیسری آنکھیں جیسے انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ جب میں اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے اپنی پیالی میں چانک سے بچی ہوئی کچھ کافی ڈالی اور دودھ کے بغیر ہی گھونٹ نکال لیا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھنے سے زعفرانی ساڑی میں سرسراہٹ پیدا ہوئی اور وہی خواب انگیز حیرتناک عجیب سی بے مثال خوشبو میرے ہونٹوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم آہستہ آہستہ ناریل کے درختوں میں گیلی ریت پر چلنے لگے۔